शेयर कर लूँगा। अच्छा, अब हम कर ये रहे हैं, जहाँ कहीं इसमें ये जो मैंने स्लाइड्स बनाई है इसमें आप देखें जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ रही है तो मैंने हैंड रिटन भी कर लिए हैं, जहाँ नहीं ज़रूरत, जहाँ आपको मुझे पता है समझ आ जाएगी, वो मैंने एज इट इज़ रखा है। ठीक है। अच्छा, अब जो मैंने लास्ट क्लास में हमने जो हमने लास्ट क्लास में सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की थी, आज हम उसी की एप्लीकेशन पे जा रहे हैं, जो कि मार्केट मॉडल विद प्राइस एक्सपेक्टेशन है। पेज नंबर 527 सेक्शन 16.4। ठीक है। इससे पहले एक और टॉपिक रहता है, लेकिन चलें वो स्किप हो गया, मैं एंड पे करवा देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर अब हो ये रहा है ये जो आपके पास मार्केट मॉडल है और मार्केट मॉडल विद एक्सपेक्टेशंस है, तो आप अगर इसकी पहली इक्वेशन पे जाएं जो कि 16.26 इक्वेशन है, तो 16.26 इक्वेशन में अगर आप देखें तो जो क्वांटिटी डिमांड गिवन है, क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, it is function of change in price and it is function of rate of change in price। देखो, जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो शो करता है चेंज इन प्राइस को, और जो सेकंड डेरिवेटिव होता है वो रेट ऑफ चेंज को शो करता है। ठीक है। तो अब आप ये देखें कि इस मॉडल के अंदर क्वांटिटी डिमांड का प्राइस के साथ जो स्लोप लिखा हुआ है वो नेगेटिव लिखा हुआ है। ठीक है। प्राइस के साथ जो स्लोप है बीटा इज नेगेटिव। M और N जो है वो इट कैन बी पॉजिटिव, ये आपके एक्सपेक्टेशंस को शो कर रहे हैं। देखिए, मेरी क्वांटिटी डिमांड किस चीज पे डिपेंड करती है, एक तो प्राइस पे डिपेंड करती है, और दूसरा ये चीज इस चीज पे भी डिपेंड करती है कि ओवर द टाइम प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज हो रही हैं, चेंज इन प्राइसेस। अगर वो प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं तो अब दो पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है और आपका ख्याल ये है, ये अब आपकी एक्सपेक्टेशंस है ना, आपने मैक्रो में पढ़ी हैं, और अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि फ्यूचर में प्राइस और ज्यादा इंक्रीज करेगी तो आप क्वांटिटी डिमांड बढ़ाओगे, तो उस केस में एम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एम नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे एम नेगेटिव हो सकता है कि अगर आप ये सोचते हो कि प्राइसेस में चेंज आ रही है और वो प्राइसेस में चेंज, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो फ्यूचर में डिक्रीज होंगी, तो ये एम नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। तो ये इसकी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है। इसी तरीके से एन पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज पे डिपेंड करता है। अगर आप क्वांटिटी सप्लाई को देखिए तो क्वांटिटी सप्लाई का प्राइस के साथ रिलेशन तो पॉजिटिव है, लेकिन चेंज इन प्राइसेस के साथ वो यू लिखा हुआ है और डब्ल्यू लिखा हुआ है, उसके साथ कोई स्पेसिफिक साइन नहीं है। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। तो ये हमारा एक मार्केट मॉडल है जिसमें क्वांटिटी डिमांड ना सिर्फ प्राइस पे डिपेंड कर रही है बल्कि एक्सपेक्टेड प्राइस पे भी डिपेंड कर रही है। ये जो पी बार है, दिस पी बार इज बेसिकली चेंज इन प्राइस, के फ्यूचर में जो प्राइसेस में चेंज आएगी ओवर द टाइम वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो उससे बेस पे आप एम या एन को, या एम और एन या म्यू, यू और डब्ल्यू को भी साइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक मॉडल है, मार्केट मॉडल। अच्छा, अब उसने सिंप्लिसिटी के लिए क्या किया है, उसने सिंपली, अगर आप इस मॉडल को सॉल्व करें, सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे एक बेसिक अजम्पशन से हम लेके चलते हैं कि मार्केट इज क्लियर एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर एवरी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्लियर हो तो क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई को इक्वेट करेंगे, तो हमारे पास ये, अब आप लोग खुद थोड़ा सा मैथमेटिक्स करके कर लेंगे कि 16.26 जो मॉडल है उसमें क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई को जब आप इक्वेट करेंगे तो इक्वेट करने के बाद जो पूरी इक्वेशन आएगी वो 16.27 इक्वेशन आएगी। ठीक है। ये आप कर सकते हैं, लाइक इसमें पी डबल बार दोनों इक्वेशंस का इकट्ठा हो जाएगा, पी बार कंबाइन हो जाएगा, पी कंबाइन हो जाएगा और कांस्टेंट कंबाइन हो जाएंगे, और जब हम इनको सारों को सॉल्व करेंगे तो 16.27 इक्वेशन है। अब आप ये देखो, ये जो 16.27 इक्वेशन है ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को अब आपको सॉल्व करना आता है। ठीक है। तो मैं फॉर द टाइम बीइंग इस मॉडल पे मजीद टाइम नहीं लगा रहा, मैं इस मॉडल की जो एग्जांपल है उस पे जाता हूँ। ठीक है। ये जो चीजें हैं ना, इसका पहला केस बनता है रियल एंड डिस्टिंक्ट, डबल रियल रूट्स और कॉम्प्लेक्स रूट, इनको मैं डिस्कस नहीं कर रहा, मैं इसकी एक एग्जांपल पे जा रहा हूँ, क्योंकि एग्जांपल से बात आप लोगों को बेहतर समझ भी आएगी और मेरे लिए थोड़ा समझाना भी जो है ना वो आसान हो जाएगी। ठीक है। तो आप लोग जरा एग्जांपल 1 को देखें। एग्जांपल 1 में क्या हो रहा है,
एग्जाम्पल 1 में उसने किया है क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू 42 माइनस 4p माइनस 4p बार प्लस p डबल बार। वही वाली इक्वेशन है जो पहले थी, जिसमें क्वांटिटी डिमांड प्राइस पे भी डिपेंड कर रही है, चेंज इन प्राइस पे भी डिपेंड कर रही है और रेट ऑफ चेंज इन प्राइस पे भी डिपेंड कर रही है। अगर आप क्वांटिटी सप्लाई की इक्वेशन देखें तो क्वांटिटी सप्लाई की इक्वेशन में वो जो जस्ट वो ले रहा है कि क्वांटिटी सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, वो एक्सपेक्टेड प्राइस और रेट ऑफ चेंज इन प्राइस पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो उसने जीरो लिए। ये क्वेश्चन है, एक एग्जांपल है जिसमें उसने ऐसा किया। कैसे सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को आप? और नीचे 2 इनिशियल कंडीशन भी गिवन है। अच्छा इस देखें, अब जरा बात आप समझने की कोशिश करें। पहले आपको कितनी इनिशियल कंडीशन गिवन होती थी फर्स्ट ऑर्डर में? 1 इनिशियल कंडीशन, क्योंकि उसमें एक अननोन आएगा। यहाँ पे आपके पास 2 इनिशियल कंडीशन गिवन है क्योंकि इसमें 2 अननोन आते हैं सेकंड ऑर्डर में। अगर यही थर्ड ऑर्डर हो तो 3 इनिशियल कंडीशन गिवन होंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे? क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई को जब आप इक्वल करेंगे तो यहां से आपके पास एक इक्वेशन आएगी जो कि p बार में इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव की फॉर्म में। किसी स्टूडेंट को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग बोलें, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जी भाई, किसी स्टूडेंट को ये है प्रॉब्लम कि ये सॉल्व कैसे होगा या इसे इक्वेशन कैसे आएगी सेकंड ऑर्डर? सर इसमें जो गैमा है ये -6 नहीं होगा सर, इसमें +6 क्यों दिया है? गैमा +6 होगा -6 होगा, क्या चीज? अच्छा इधर +6 लिखा है, उधर इस आप इस तरह से इसको लिखे ही नहीं, आप इस तरह सॉल्व ही ना करें। ये तो इसने डायरेक्ट वैल्यूज गिवन है ना। आप क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई को इक्वल करें ना तो इक्वल करने से आपके पास जो भी इक्वेशन आ रही है ना वो आपके पास वही बन जाएगी, y डबल बार t प्लस a1 y बार t प्लस a2 y t इज इक्वल टू c की फॉर्म में। तो वो जो भी इक्वेशन आती है उस इक्वेशन के सोल्यूशन की तरफ जाएं। ये फॉर द टाइम बिंग इनको रहने दें। ये नेगेटिव नहीं आता, पॉजिटिव ही आता है। ये सॉल्व करने के बाद वो जब प्रॉपर फॉर्म में आई है ना तब वो पॉजिटिव बना है, ठीक है। इसको जब आप कंपेयर कर लोगे ना विद दिस इक्वेशन, ये वाली जो है ये 16.27, तो फिर ये पॉजिटिव ही बन जाता है। वो नेगेटिव बाहर कॉमन लिया होता है उसने। ये देखो ना 16.27, तो उसमें वो नेगेटिव कॉमन लेता है, इसलिए गैमा को पॉजिटिव है। सही है। तो आप इस तरह ना करें, आप इन दोनों को इक्वेट करके उस तरह सॉल्व करो तो वो आप लोगों को आसानी होगी, क्योंकि आप लोगों को वो सॉल्व करना आता है। अच्छा अब मैं आपको बताऊं ये कौन सी इक्वेशन बन जाएगी? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन बनेगी कि जिसका आप सबसे पहले y p फाइंड करोगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करोगे। तो इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो आपको फाइंड करना आता है। मेरे ख्याल में इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो आ जाएगा वो आएगा मेरे ख्याल में 42 प्लस 6 48, और 48 डिवाइडेड बाय वो उस नंबर से करोगे तो वो आपको पता ही है कैसे करेंगे। अब y c पे आ जाए, जो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है उस पे आए। तो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में आप p t की जगह क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे? a e रेज़ टू पावर लैम्डा t पुट करोगे। और a e रेज़ टू पावर लैम्डा t पुट करने से, अच्छा मुझसे गलती हुई है, मुझे ये भी सॉल्व करना चाहिए था। मेरा ख्याल था कि ये आसान है, इसलिए मैं एज इट इज डाल देता हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं इस तरह की छोटी छोटी चीजें भी साइड पे यहाँ जो है ना उनका सोल्यूशन लिख दिया करूंगा कि कैसे आया है। चलिए आज आप इसको खुद ट्राई कर लीजिएगा। अच्छा देखिए, अब इसके ये 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं, ये 2 रूट्स आ रहे हैं। ये 2 रूट, एक इसका रूट 6 आ रहा है, एक इसका रूट जो आ रहा है -2 आ रहा है। अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ तक प्रॉब्लम है कि ये रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, तो मैं थोड़ी देर ये स्लाइड्स बंद करके आपको बता भी सकता हूँ। जी आप लोगों की मुझे राय चाहिए, क्या आप लोग ये फाइंड कर लेंगे कि इसमें कोई इशू है? सर एक दफा और बोलते सर, क्योंकि वो लास्ट लेक्चर समझ नहीं आई थी सर। लास्ट लेक्चर बिल्कुल भी समझ नहीं आई? सर स्लाइड्स नहीं नजर आ रही। थोड़ी बहुत आई थी सर, वो स्लाइड्स कभी शो हो रहे थे कभी नहीं हो रहे थे, इसलिए थोड़ी बहुत मतलब मसले आ रहे थे। तो थोड़े मैंने वो रिटर्न आप लोगों को भेजा था, एक से वो वाला जो स्लाइड्स की पिक्चर बना के भेजा था। तो चलें दोबारा उसको देख लेते हैं, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ आप लोगों को। सर मुझे स्लाइड्स नहीं शो हो रही। अच्छा आप लोग एक काम करें, स्लाइड्स नहीं शो हो रही? जी भी सर नहीं हो रही सर। जी सर नहीं हो रही। नहीं हो रही है सर। अच्छा चलें, नहीं हो रही है सर बिल्कुल। मैं दोबारा अपलोड करूँ।
अब जरा देखें, थोड़ी देर में होंगी। यस सर। अब हो हो रही गया? है। अच्छा, आप सब लोग अपने पास कॉपी पेंसिल है, आप लोग जरा अपने पास ओपन करें कॉपी पेंसिल। मैं जरा उस तरह भी आपको बता देता हूँ। आप लोग क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई को इक्वेट करें जरा। कर लिया। इक्वेट हो गया? इक्वेट करने के बाद जो फाइनल इक्वेशन आ रही है वो आप जरा मुझे बताएं, सॉल्व करने के बाद। अब तीन चीजों में वो इक्वेशन आएगी, पी डबल बार में, पी में, और पी डबल बार, पी बार और पी में आनी चाहिए। जी, क्या इक्वेशन आई वो? P डबल बार 36 माइनस 12 P माइनस 4 P बार प्लस P डबल बार इक्वल टू 0 करके मैं भी कर लेता हूँ। आप 42 माइनस 4P माइनस 4P बार प्लस P डबल बार इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 8P। देखें, थोड़ा सा ये हालात ऐसे हैं ना कि इनमें आप लोगों को भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा P डबल बार 12 P डबल बार माइनस 4P बार माइनस 12P माइनस 48, ऐसे ही आ रहा है? जी सर। यस सर। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले आप इसमें YP फाइंड करेंगे। क्या ट्रायल सोल्यूशन होगा? ट्रायल सोल्यूशन इज लेट P इज इक्वल टू K, देन P बार इज 0, P डबल बार इज 0, ऐसे ही होता है ना? यस सर। तो यहाँ से जब आप P की जगह देखो, P डबल बार की जगह 0 पुट करोगे, P की जगह 0 पुट करोगे, माइनस 12, P की जगह आपने क्या पुट करना है? K इज इक्वल टू माइनस 48। तो वहां से K की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4। सो हमारा YP जो पर्टिकुलर सोल्यूशन आ रहा है वो इसमें क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। क्या ऐसा ही हो रहा है या नहीं? B डिवाइड बाय 2 से भी नहीं कर सकते। 4 आ रहा है। मैं आपको ये पिक्चर भी सेंड करता हूं। अच्छा, अब आप नेक्स्ट पे आ जाएं, YC पे आ जाएं। YC पे, YC के लिए क्या ट्रायल सॉल्यूशन होगा? लेट YT इज इक्वल टू A e रेज़ टू पावर लैम्डा T। माइक ऑफ कर लें, माइक ऑफ कर लें। अब इसमें जो P इज इक्वल टू A e रेज़ टू पावर लैम्डा T, और P बार आएगा A लैम्डा e रेज़ टू पावर लैम्डा T, और P डबल बार आएगा A लैम्डा स्क्वायर e रेज़ टू पावर लैम्डा T। ये मैं भी आपके साथ व्हाट्सएप पे इसकी पिक्चर भी शेयर कर लेता हूँ। तो ये बन जाएगा A लैम्डा स्क्वायर e रेज़ टू पावर लैम्डा T माइनस 4 A लैम्डा e रेज़ टू पावर लैम्डा T माइनस 12 A e रेज़ टू पावर लैम्डा T इज इक्वल टू 0। तो A e लैम्डा T कॉमन आ गया, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 12 इक्वल टू 0। सो लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये मैं आपको पिक्चर भेज रहा हूँ, आप जरा इसको देखें कि ये किस तरीके से सॉल्व हुआ है। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। मैथ्स 2 जी, आप लोगों को पिक्चर आ गया? नो सर। लो जी, आप अपने व्हाट्सएप चेक कर लें साथ साथ। तो उस पे इसका सॉल्यूशन पर राइट टू लेफ्ट चल रहा है। अच्छा, मैंने पहले राइट कॉलम देखा, फिर लेफ्ट कॉलम देखा। मैथ्स 2 वाले ग्रुप में तो ये आपके पास जी मिल गया आप सब लोगों को पिक्चर? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो अब हम उस पर ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आगे चलें जी। ये जो आपके पास पिक्चर आई है, इसमें अब आप लोग अगर ये देख लें कि हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन आई है। जो इक्वेशन आई है वो आई है लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 12। ठीक हो गया? अब इससे आप लोगों ने ये करना है कि जो आपके पास जो दो रूट्स आ रहे हैं, अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास दो रूट्स आ रहे हैं।
वो आ रहे हैं कौन कौन से, एक 6 आ रहा है और एक आ रहा है -2। ठीक है, अब ये जो रूट्स हैं ये कौन से रूट्स हैं? रिपीटेड रूट्स तो नहीं है ना? ये जो दोनों रूट्स आ रहे हैं ये आपके पास सिंपल जो रूट रियल एंड अनइक्वल, तो ये रियल और डिस्टिंक्ट जो है इन दोनों को आप सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं, क्या सोल्यूशन आता है? सब्स्टिट्यूट करके आपका जो सोल्यूशन आता है वो आता है PT इज इक्वल टू A1 e raised to power first root, and first root is 660 plus A2 e raised to power second root which is equal to -2t और प्लस 4, और जो 4 लिखा हुआ है ये कौन सा चीज इसमें ऐड किया? YP जनरल सोल्यूशन के लिए, राइट जी। ये अब हमारे पास जो है वो वैल्यूज आ गई हैं। इन वैल्यूज के बाद आपके पास दो इनिशियल कंडीशंस गिवन है। कौन सी दो इनिशियल कंडीशन गिवन है? एक इनिशियल कंडीशन गिवन है P0 इज इक्वल टू 6 और दूसरी इनिशियल कंडीशन जो गिवन है वो गिवन है फर्स्ट 0 इज इक्वल टू 4। अच्छा, सबसे पहले ये भी मैं आपके साथ अभी शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले आपने पहले वाली इनिशियल कंडीशन पुट करें, ये पहले वाली P06। तो इस P06 का मतलब है T को आप 0 रखें और जहां जहां P है उसको आप 6 पुट करें। तो ये आपके पास बनेगा P0 इज इक्वल टू A1 e raised to power 6 into 0 plus A2 e raised to power -2 into 0 plus 4। तो यहाँ से आपके पास रिजल्ट आया 6 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस 4। सो A1 प्लस A2 इज इक्वल टू, यहाँ से रिजल्ट आ गया 2। ये हमारे पास एक इक्वेशन आई है फर्स्ट जो कंडीशन पुट करने से। अब हम सेकंड कंडीशन अगर पुट करें, सेकंड कंडीशन क्या होगी? T इज इक्वल टू 0 एंड P बार इज इक्वल टू 4। तो ये कंडीशन पुट करने के लिए सबसे पहले इस इक्वेशन का जो हमारे पास सोल्यूशन है उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो P बार A e raised to power 6 की T का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 6A1 e raised to power -60 -2 A2 e raised to power -2t और 4 का 0। अब आप इसमें पुट करें वैल्यूज, तो P बार 0 इज इक्वल टू 6A1 e raised to power 0 -2A1 e raised to power 0। तो मैं ये आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ कि ये टोटल सोल्यूशन 6A1 -2A2। आप लोग दोबारा जरा अपना व्हाट्सएप चेक कर लें। ये नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं ये वाली चीजें भी सॉल्व करके ना, मेरा ख्याल था कि ये चीजें आप लोगों ने कर ली होंगी तो प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन इस तरह 7 छोटे छोटे सोल्यूशन में डाल दिया करूंगा तो वो ताकि आप लोगों को आसानी हो। नहीं का क्या मतलब है? ग्रुप में लिखा हुआ है नहीं सर, वो उसने कहा था कि वो तस्वीर नहीं है। अच्छा, आप लोगों को थोड़ा सा, जिन लोगों को लेट मिल रहा है चलें कोई बात नहीं, वो सबर कर लें। अब इशू तो ये है, नेट के भी हैं, मसाइल हैं, इनके साथ ही हमें चलना है। लेकिन मैंने दूसरी पिक्चर भी सॉल्व की है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर ली है। अच्छा, अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये आप ये वाली पिक्चर भी देख लीजिएगा जो मैंने अभी शेयर की है, जरा इसको देख लें, फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, एक बात और भी नोट कर लें, जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना, इस तरह से अगर टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कोई भी तस्वीरें बना के कभी किस तरीके से शेयर कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी काम है थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करें, चीजों को समझने की कोशिश करें, ठीक है? अच्छा, ये सेकंड वाली पिक्चर आप एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, ये जो लास्ट वाला इनिशियल कंडीशन है सर, उसमें हम जो P बार 0 का जो डेरिवेटिव लेते हैं सर, वो PT का। मेरी बात सुनो, आपको सेकंड वाली पिक्चर शेयर हो गई? मैंने सेकंड पिक्चर भी एक भेजी। जी सर, हो गई सर, वो शुरू से मसला है सर, उसमें मुझे वो सही समझ नहीं है। मैं समझाता हूँ। अब सबसे पहले सोल्यूशन तो आपके पास आ गया ना, PT = A1 e raised to power -। जी सर, वो मैंने खुद भी सॉल्व कर लिया है सर।
वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा चल अब इनिशियल कंडीशन देखो, जब p 0 पुट करेंगे तो p की जगह 6 पुट करेंगे। पहली इनिशियल कंडीशन समझ आ गई, a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 2। जी सर, उसमें कोई मसला नहीं है सर। जी सर, ठीक, ओके आगे चलते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो a1 e रेज़ टू पावर 6t का जो डेरिवेटिव होगा वो आपको पता है जस्ट एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव होता है ना, 6t का डेरिवेटिव होता है, जो 6 आएगा 7 मल्टीप्लाई हो गया 6a1 e रेज़ टू पावर 6t, और दूसरे का क्या आया -2a2 e रेज़ टू पावर -2t। ये भी ठीक है? जी सर ठीक है और सर। 4 का डेरिवेटिव आ गया 0। अब आपने क्या करना है, अब आपने कंडीशन पुट करनी है, t को 0 पुट करना है और p बार को 4 पुट करना है। ठीक है? अच्छा सर, ठीक हो गया सर। अब सही है, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है सर, अभी ठीक है सर। चलो ठीक हो गया। ये जो दो मैंने बॉक्स में इक्वेशन लिखी है ना, इन दोनों को जब आप आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, वो तो सॉल्व करना आता है ना आप लोगों को, तो a1 की वैल्यू भी 1 और a2 की भी वैल्यू 1, तो ये a1 और a2 की वैल्यू जब आप सॉल्यूशन में पुट करेंगे तो वो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक हो गया सर, थैंक यू। तो प्रॉब्लम इसमें किसी स्टूडेंट को भी कोई इशू है तो मुझे बताएं। नो सर। अच्छा अब आप जरा एक बात याद रखिएगा, अब ये जब सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिया तो अब हम बात ये करते हैं कि क्या ये स्टेबल है या अनस्टेबल सॉल्यूशन है। तो आप एक नेसेसरी कंडीशन याद रख लें, चले मैं वो डिटेल भी उसकी बताऊंगा, लेकिन एक कंडीशन याद रख लें। ये बात याद रखें कि हमारा सॉल्यूशन उस वक्त कन्वर्जेंट होगा when λ1 and λ2 both are negative। ये बात समझ आई? दोनों जब लैम्डा वैल्यूज नेगेटिव होंगे तो उस केस में सॉल्यूशन हमारा कन्वर्जेंट होगा, अदरवाइज हमारा सॉल्यूशन डाइवर्जेंट होगा हमेशा। याद रहेगी ये बात। ये जो प्राइस है, ये प्राइस अपने इक्विलिब्रियम से अगर डेविएट करती है तो दोबारा इक्विलिब्रियम की तरफ तब आएगी when λ1 and λ2 both are negative। अगर इसमें से एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है तो उस केस में भी डाइवर्जेंस होगी, अगर दोनों पॉजिटिव हैं फिर भी डाइवर्जेंस होगी। ये कन्वर्जेंस किस केस में होगी? when λ1 and λ2 both are negative। आगे चलें यार। यस सर, आगे चलते। तो उसके साथ स्टेबिलिटी भी आएगी ना सर? कन्वर्जेंस के साथ स्टेबिलिटी भी होगी ना सर? नहीं ना, कन्वर्जेंस या स्टेबिलिटी एक ही बात है। डाइवर्जेंस या डिस्टेबिलिटी, डिस्टेबल जो है ना, वो एक ही बात है सर। वो अलग अलग टर्म्स नहीं है? नहीं, कन्वर्जेंस का मतलब है स्टेबिलिटी, मूविंग टुवर्ड्स ए सिंगल पॉइंट, मूविंग टुवर्ड इक्विलिब्रियम, उसी को स्टेबिलिटी कह रहे हैं, उसी को कन्वर्जेंस कह रहे हैं। ठीक हो गया सर। असल मैं टर्म ये यूज कर रहा हूं कि मूविंग टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, कन्वर्जिंग टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम इज बेसिकली स्टेबिलिटी। ठीक है? तो वो वाला क्वेश्चन हो। अब आप लोग आ जाएं एग्जांपल नंबर 2 पे। पेज नंबर है ये आपके पास 531, एग्जांपल 2। सब लोगों के पास ओपन है? यस सर। चलो ठीक है, मैं ये एग्जांपल भी आप लोगों को करवा देता हूँ। अब इस एग्जांपल में आप देखें, पहला वाला केस जो है ना, सबसे पहले क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई को इक्वल किया तो हमारे पास P डबल बार प्लस 2P बार प्लस 5P इज इक्वल टू 45। ये आप सब लोगों को पता है कैसे आ रहा है, मैं इस डिटेल में नहीं जाता। इसमें जो पर्टिकुलर सोल्यूशन आ रहा है इज इक्वल टू 9, वो भी आप लोगों को पता है कैसे आ रहा है। इसमें जब हमने वो वैल्यूज, जब हमने कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन किया, वो हमारे पास जो r² प्लस 2r प्लस 5 आ रहा है, वो भी आपको पता है कैसे आ रहा है। इसमें दो रूट्स आ रहे हैं, और वो जो दोनों रूट्स आ रहे हैं वो कौन से रूट्स आ रहे हैं? कम्प्लेक्स रूट आ रहे हैं, और वो कम्प्लेक्स रूट आ रहे हैं कौन से? -1 प्लस -2 आयोटा, ये दो रूट्स आ रहे हैं। ठीक है? तो मसला तो नहीं है? यस सर। अच्छा अब आप नो सर। इसको उसने लिखा है PT इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर रियल पार्ट A5 cos t प्लस A6 sin 2t प्लस 9। अब आप इसमें इनिशियल कंडीशन पुट कर रहे हैं, जहां जहां t है वहां 0 पुट कर रहे हैं। जब 0 पुट किया तो वो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। फिर जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन पुट करने के लिए इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। कितने लोगों को पता है कि cos का डेरिवेटिव क्या होगा?
अच्छा, मैं इससे आगे वाला जो पार्ट है वो मैं सॉल्व करके आप लोगों को थोड़ा सा बता भी देता हूँ, क्योंकि लोगों को साइन है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। इसके बाद वाला मैं थोड़ा सा सॉल्व करके भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद इसमें इशू होता है। तो ये जो सोल्यूशन, जी 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 सर आपने कहा था आप इसमें वो आयोटा वाला समझाएंगे कि वो किस तरह इसमें मतलब आगे आएगा। मैं कर देता हूँ। अगर तो दो तरह से कर लेते हैं। एक तो ये पॉसिबिलिटी है जिस तरह से उसने किया हुआ है, कि उसने ये किया हुआ है कि A6 के अंदर ही आयोटा लिखा हुआ है। अगर मैं A6 के अंदर आयोटा नहीं लिखता, मैं जरा इसको अपने तरीके से सॉल्व करता हूँ, वो जरा आप देख लीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ कि जो वो वाली बात जो है ना, गामा 1, गामा नहीं, मैं इसको लैम्डा लिख रहा हूँ। लैम्डा 1 लैम्डा 2 इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 2 आयोटा। तो मैं इसको उसी तरीके से लिख रहा हूँ जिस तरह मैंने आपको बताया था। सो PT इज इक्वल टू e raised to power minus t A1 cos 2t plus iota A2 sin 2t। तो इसमें आपने क्या करना है, जो पहली इनिशियल कंडीशन है वो ये है कि P0 इज इक्वल टू 12। तो P0 इज इक्वल टू e raised to power 0 A1 cos 0 plus iota A2 sin 0 which is equal to 12। अच्छा, cos 0 आप लोग बता सकते हैं क्या होता है? What is cos 0? 1 cos 0 is 1, sin 0 is 0, ठीक है? 0। A1 इज इक्वल टू रिजल्ट आ गया 12। अब हम सेकंड वाले ऑप्शन पे जाते हैं, P बार T। अच्छा, अब इसका जरा डेरिवेटिव देखें क्या आएगा। इसका जो डेरिवेटिव होगा उस पर प्रोडक्ट रूल यूज होगा, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल किस तरह से यूज होगा कि e